Hello friends, welcome to Helping Brains. So in our philosophy series, this is 11th lecture and overall this is 11th lecture and 6th lecture of Charvak philosophy. So in Charvak philosophy, we have seen up to this point that how Charvak has refuted inference, uh, verbal testimony and comparison, and therefore finally it is established that perception is the only valid source of knowledge. Okay, so यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से पूछती है कि चारवाक ने कैसे आपका इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया, एक क्वेश्चन ये आता है। या फिर जो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि हाउ चारवाक चारवाक philosophers have refuted your inference that we have already seen in detail. Second question is why perception is the only valid source of knowledge according to Charvak. Okay, so ये दो क्वेश्चन आते हैं। अब आपको समझ आ गया किस तरीके से परसेप्शन क्यों है उसके लिए सोर्स, क्योंकि उसने इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी, कंपैरिजन इन सबको रिफ्यूट कर दिया है। और चारवाक के हिसाब से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, कि ओनली परसेप्शन इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस रिलायबल, ऑथेंटिक एंड नॉन इरोनियस नॉलेज। चारवाक के हिसाब से ये क्वालिटीज बाकी उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए उसने बाकी जो भी आपके प्रमाणा है, ठीक है, प्रमाणा मीन्स सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, उसको प्रमाणा कहते हैं हम, बाकी प्रमाणा को उसने रिफ्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब क्या चारवाक ने जो इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया है, क्या बाकी के लोगों को उसकी चारवाक की बात जो है वो डाइजेस्ट हुई है कि भाई आपने इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर दिया? देखो सीधी सीधी बात है, जो चारवाक इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर रहा है, ठीक है, इसने इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर दिया है। ठीक है, चारवाक philosophers have refuted inference. Sorry, they have refuted basically your inference. Okay, लेकिन आप इन्फेरेंस को देखो तो देखो इन्फेरेंस को सिर्फ चारवाक ने एक रिफ्यूट किया, बाकी सारे फिलोसफर्स ने माना है। अगर सारे फिलोसफर्स ने इन्फेरेंस को माना है और चारवाक उसको रिफ्यूट कर रहा है, तो फिर बाकी लोगों के पेट में तो दर्द होगा ना, क्योंकि उन्होंने जिस चीज को माना है उसको आप रिफ्यूट कर रहे हो। जैसे मान लो आज की डेट में कोई गॉड को रिफ्यूट करता है और बाकी लोग गॉड को मानते हैं, तो जो गॉड को मानते हैं क्या वो उसको रिफ्यूट होने देंगे? नहीं ना, दे विल प्रोवाइड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसे ही इन्फेरेंस जो बाकी फिलोसफर्स हैं उनके लिए सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्टरी क्लास में कि सिर्फ चारवाक एक ऐसा फिलोसफर है, एक्सक्लूसिव फिलोसफर है या स्कूल है, फिलोसफिकल स्कूल है जिसने इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया है। अदरवाइज ऑल अदर स्कूल्स हैव एक्सेप्टेड एटलीस्ट 2 प्रमाणास। 2 प्रमाणा सबने कम से कम एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें एक परसेप्शन है, दूसरा इन्फेरेंस है। तो जब चारवाक ने इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर दिया तो इट क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर दोज स्कूल्स हु हैव एक्सेप्टेड इन्फेरेंस एज अ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। नाउ दे विल रिप्लाई टू द चारवाक्स रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फेरेंस। अब वो बोलेंगे कि चारवाक ने जो भी किया है वो सही नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि अदर स्कूल्स ने किस तरह से रिएक्ट किया है। तो अदर स्कूल्स में जो रिएक्ट किया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका मेंस में। ठीक है, तो पहला तो जैना फिलोसफर जो है, अब चारवाक के बाद हमारा अगला टॉपिक है ये जैना ने रिएक्ट किया है। जैना philosophers have reacted, then Buddhist philosophers have reacted, then Nyaya philosophers have reacted. So we let us see all of them one by one. Okay, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है कि देखो क्वेश्चन क्या आता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो या फिर चारवाक का इन्फेरेंस को चारवाक ने कैसे रिफ्यूट किया, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, हाउ चारवाक philosophers have refuted इन्फेरेंस। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू चारवाक, हाउ। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि चारवाक ने इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया है, क्या ये दूसरे स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया है? तो नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि बाकी लोगों ने तो इन्फेरेंस को माना है, तो उन्होंने ये आपके आर्ग्यूमेंट्स दिए। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते कि चारवाक ने इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया है और इन्फेरेंस को रिफ्यूट करने में व्याप्ति को रिफ्यूट किया है, तो न्याय ने उसके लिए कैसे, फिर उसके बाद क्या क्या रिप्लाई दिया? तो न्याय का हम देख चुके हैं, सामान्य लक्षण परसेप्शन ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो सबसे पहले जैना फिलोसफर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए।
तो जैना फिलोसफर क्या बोलते हैं, देखो जैना फिलोसफर का पहला आर्गुमेंट देखिए आप यहाँ पे, उन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि चारवाक को अगर ये दिखाना था कि परसेप्शन सिर्फ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, कि वो अगर ये बोलते हैं कि परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब ये चीज प्रूव करने के लिए उनके पास दो चीजें थी, या तो वो मान लेते और मानने के बाद वो चुप रहते हैं कि ठीक है परसेप्शन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है और कुछ नहीं बोलते उसके बारे में। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ गॉड एग्जिस्ट और मैं मान के बैठ गया, तो मैं कुछ ना बोलूं कि गॉड होता है, ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूं, मैं मानता हूँ गॉड को, दैट्स इट। या फिर वो कुछ बोलते ये व्यू देने के लिए कि हाँ परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी मैं गॉड को मान लूं, एक तो यह है कि मैं गॉड को मान के चुपचाप बैठ गया, ठीक है मैंने मान लिया गॉड को। दूसरा क्या है, मैंने गॉड को मान लिया तो मैं प्रूव करूं कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अब जैना के हिसाब से चारवाक के पास दो ऑप्शंस थे, पहला तो क्या है कि वो परसेप्शन को मान ले और मान के चुपचाप बैठ जाए कि हाँ ठीक है परसेप्शन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज होता है, मान के बैठ गया। दूसरा ये था कि आप परसेप्शन को आपने माना है तो आप वैलिड पॉइंट्स दो कि परसेप्शन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्यों है। अब जैना बोलते हैं अगर वो पहला ऑप्ट करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, बाय रिमेनिंग साइलेंट, तो अगर वो चुप रहते हैं इसका मतलब दे हैव नथिंग टू डिफेंड परसेप्शन। अगर मैं गॉड को मान के चुप बैठ गया इसका मतलब गॉड को डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरा रास्ता ऑप्ट करते हैं, इफ दे हैव ऑप्टेड अदर वे, इसका मतलब वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। और जैना के हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स जो भी होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली किसका पार्ट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इनफेरेंस का पार्ट होते हैं हमेशा। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि ये जो रीजनिंग होती है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम यूज करते हैं, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ इनफेरेंस, दे आर पार्ट ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग को लेके आप जितने भी यूज करोगे, बेसिकली आपके जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब रीजनिंग का पार्ट होते हैं। रीजन, हम स्टेटमेंट्स के थ्रू ही तो किसी भी चीज को प्रूव करते हैं और रीजन इज ए पार्ट ऑफ इनफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन को प्रूव करने के लिए मैं जितने भी आपके स्टेटमेंट्स दूंगा दे आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, और रीजन इज ए पार्ट ऑफ इनफेरेंस। सो जैना ने बोला कि देखो आपने परसेप्शन को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना, आपके पास दो ऑप्शन थे, परसेप्शन को मान के बैठ गए हाँ ठीक है होता है, आपने कोई स्टेटमेंट कोई उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए तो हम ये मानेंगे कि आप परसेप्शन को प्रूव ही नहीं कर सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं उसके बारे में कहने को। दूसरा क्या है, आपने परसेप्शन को माना और आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किसका पार्ट होता है, इनफेरेंस का। इसका मतलब पहले केस में, अगर आप पहले केस में जाते हो तो आप परसेप्शन को प्रूव नहीं कर पा रहे हो जैना के हिसाब से, और अगर आप दूसरे केस को ऑप्ट करते हो तो यानी आप किसकी हेल्प ले रहे हो, इनफेरेंस की हेल्प ले रहे हो। ओके, इज इट क्लियर? तो आप ये नहीं कह सकते कि बेसिकली परसेप्शन ही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज होता है। अगर आपको परसेप्शन को प्रूव करना है तो उसके लिए आपको इनफेरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जैना का ये कहना है कि आप परसेप्शन को मान रहे हो और आप इनफेरेंस को रिफ्यूट कर रहे हो। दिस इज बेसिकली illegitimate, this is not a legitimate process। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। इफ चरवाका wanted to show that perception is the only valid source of knowledge, then they can do it in this way, by remaining silent or by saying something to support their view। Okay, if they remain silent it means they have nothing to defend perception। पहली बात सही है, कुछ नहीं है उनके पास परसेप्शन को। और दूसरा क्या है, इफ दे समथिंग टू डिफेंड परसेप्शन देन दे टेक्स द हेल्प ऑफ रीजन विच इज ए फॉर्म ऑफ इनफेरेंस, इट लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। सीधी सी बात है, कॉन्ट्रडिक्शन है ना। आप परसेप्शन को प्रूव करने के लिए इनफेरेंस की हेल्प ले रहे हो और आप बोल रहे हो इनफेरेंस सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है नहीं। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि आपने इनफेरेंस को, चारवाक ने बोला कि इनफेरेंस इनवैलिड है। इनफेरेंस इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि आपका व्याप्ति पे बेस्ड है और व्याप्ति आपके अनप्रूव्ड है। तो जैना फिलोसफर्स ये बोलते हैं कि देखो जैसे आपका व्याप्ति को आप बोल रहे हो ना, व्याप्ति इज अनप्रूव्ड, ऐसे बोला परसेप्शन भी तो बहुत बार गलत होता है। बोला आप कई बार ऐसा होता है, देखो परसेप्शन में भी आप क्या करते हो, रोप होती है और रोप की जगह आपको क्या दिख जाता है, स्नेक दिख जाता है। तो बोला यहाँ पे परसेप्शन भी तो गलत होता है बहुत बार, आपको रोप की जगह स्नेक दिखाई दे रहा है, होता है ना कई बार। तो फिर तो परसेप्शन भी आपका, आप कह दोगे कि इनवैलिड है। तो आप कैसे कह सकते हो कि परसेप्शन आपका हमेशा वैलिड रहेगा।
तो जैना का ये कहना है कि जैसे आपका इन्फेरेंस को आप इनवैलिड कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो इन्फेरेंस इनवैलिड है, फिर तो आपका परसेप्शन भी इनवैलिड है। तो जैना फाइनली ये कहते हैं कि कोई भी आपका प्रमाणा हो, कोई भी प्रमाणा हो, भले से आपका परसेप्शन हो, भले से आपका इन्फेरेंस हो, भले से आपका कंपैरिजन हो, बोला अगर वो आपको सही नॉलेज दे रहा है तो उसको आप वैलिड मानो, और अगर वो आपको सही नॉलेज नहीं दे रहा है तो उसको आप इनवैलिड मानो। आप पूरी तरीके से किसी भी प्रमाण को पूरी तरीके से आप रिफ्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर रहे हो तो फिर तो परसेप्शन को भी रिफ्यूट करो, वो भी तो आपको गलत नॉलेज प्रोवाइड कराता है। कई बार हेलुसिनेशंस होते हैं, आपको इल्यूजन हो जाता है। कई बार आप डेजर्ट में जाते हो तो डेजर्ट में होता है ना, कई बार आप डेजर्ट में जाते हो तो आपको बहुत जगह पे पानी दिखता है, ठीक है, जहां पे डेजर्ट होता है वहां पे मिराज वाला कंसेप्ट जो है। आप कोई मूवी देख लो, हॉरर मूवी देख लो, तो हॉरर मूवी देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपके रूम में अगर आप अकेले हो तो आपको हेलुसिनेशंस होंगे, आपको पता नहीं क्या क्या दिखेगा। तो वो परसेप्शन है, लेकिन वहां पे कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो बेसिकली जो आपका परसेप्शन है वो भी तो आपको रॉन्ग नॉलेज देता है बहुत बार। तो जैना यही कह रहे हैं कि अगर इनफेरेंस इनवैलिड है ना भाई, तो inference is invalid because it goes sometimes wrong. Then on this ground, even perception can also be accepted as invalid, as in the case of illusion and hallucinations. For example, perceiving the knowledge of snake in a rope. तो फिर तो आप परसेप्शन को भी गलत मानो। फाइनली वो क्या बोलते हैं, तो रीजनेबल कोर्स क्या है? रीजनेबल कोर्स मीन्स क्या करना चाहिए था चरवाका को, वेदर परसेप्शन, इन्फेरेंस और वर्बल टेस्टिमोनी, if providing knowledge that is not misleading, then it can be regarded as valid source of knowledge. तो आपको जो भी ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो मिसलीडिंग नहीं है, तो वो आपका सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज होगा। तो आप पूरी तरीके से इन्फेरेंस को रिफ्यूट नहीं कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जब चार्वाका ने ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज को रिफ्यूट किया है, देखो ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज कौन सी होती है आपकी? गॉड, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल, जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ट्रांसेंडेंटल मीन्स बिलोंग्स टू दैट वर्ल्ड। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये होता है ट्रांसेंडेंटल। देखो दो वर्ल्ड होते हैं आपके, एक इंपेरिकल वर्ल्ड होता है, वन इज इंपेरिकल वर्ल्ड। इंपेरिकल वर्ल्ड मीन्स दिस वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल। दूसरा वर्ल्ड जिसमें गॉड, सोल, ये सब चीजें रहती हैं, गॉड, सोल, हेवन, रीबर्थ, ये सब चीजें जो आप जिनसे रिलेटेड है वो है आपका ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसमें ये बाकी के कंसेप्ट्स आपके जिससे रिलेटेड है। ओके, तो ये जैना ने क्या बोला कि जब इन्होंने ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज को रिफ्यूट किया तब भी इन्होंने किसकी हेल्प ली है? इन्फेरेंस की हेल्प ली। कैसे? देखो ये आपके तीन आर्गुमेंट देखिए। जैना बोलते हैं कि देखो चारवाक ने क्या किया, चारवाक सबसे पहले क्या बोलता है? एनीथिंग कैन बी एक्सेप्टेड एज रियल विच इज परसीव्ड। फिर उसने चारवाक ने गॉड, सोल, रीबर्थ एक्सेट्रा आर नॉट परसीव्ड, नहीं होती ना परसीव्ड, तो उसने क्या बोला? देयरफॉर गॉड, सोल, रीबर्थ एक्सेट्रा आर नॉट रियल। अगर आप ये देखो, ये तीनों स्टेटमेंट आप देखो, तो अगर आपको याद आ रहा हो हमने सिलोजिज्म पढ़ा था, तो सिलोजिज्म बना रहा है ना, ये तीनों स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इनके बेसिस पे ये कंक्लूजन है। तो ये जो सिलोजिज्म होता है किसका पार्ट होता है? वो तो इन्फेरेंस होता है ना भाई। तो यानी कि जब चारवाक को गॉड, सोल, रीबर्थ की कोई नॉलेज नहीं मिली, मतलब वो परसीव नहीं कर पाया, तो उसने बोला कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन उनकी नॉन एग्जिस्टेंस वो किसके बेसिस पे प्रूव कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेरेंस। वो एक स्टेटमेंट्स की हेल्प ले रहा है, आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प ले रहा है, जो किसका पार्ट बनाते हैं? आपका इन्फेरेंस का पार्ट बनाते हैं। तो अगर जैना का थर्ड पॉइंट क्या है कि बेसिकली ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज को रिफ्यूट करने में चारवाक ने इन्फेरेंस की हेल्प ली है। ये देखो, तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है ना भाई। एक तरफ तो आप इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप उसी की हेल्प ले रहे हो। व्हेन ही बिकम सॉरी when he become unable to perceive those objects, then he infer। परसीव नहीं है, जब वो परसीव नहीं कर पाया तो उसने उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को इन्फर किया है, और उसके लिए उसने ये आर्ग्यूमेंट दिए हैं। एनीथिंग कैन बी एक्सेप्टेड एज रियल विच इज परसीव्ड, पहला स्टेटमेंट। गॉड, सोल, रीबर्थ एक्सेट्रा आर नॉट परसीव्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस the conclusion is derived, therefore God, soul, rebirth etc are not real। समझ रहे हो ना आप बात को? मतलब आप किसी चीज को नहीं मान रहे हो। जैसे मान लो मैं मान लो गॉड को नहीं मानता हूं,
और मुझसे पूछे कोई कि ये वर्ल्ड कैसे बना, और मैं बोलूं ये वर्ल्ड गॉड ने बनाया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। मतलब मैं गॉड को मान नहीं रहा हूं, लेकिन जब वर्ल्ड की बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड को गॉड ने बनाया। ऐसे ही चारवाक, चारवाक परसेप्शन को मानता है, इन्फेरेंस को मानता नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जब उसने पूछा गया गॉड, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल ये होते हैं क्या, बोला नहीं होते भाई। बोला क्यों नहीं होते, बोला इनको हम परसीव नहीं कर सकते। तो फिर उसने बोला कि परसीव नहीं कर सकते, तो उसने ये रीजनिंग ही ली ना, पहला कि वही चीज रियल है जिसको परसीव कर सकें। सेकंड, गॉड, सोल, रीबर्थ ये तो परसीव ही नहीं होते। थर्ड, देयरफॉर दे आर नॉट रियल। तो ये आप जो स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो, दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ इन्फेरेंस। तो जब आप गॉड, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल को वो कर रहे हो, आप इनका नॉन एग्जिस्टेंस आप प्रूव कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि इन्फेरेंस की हेल्प ले रहे हो। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन अकॉर्डिंग टू जैना फिलोसफर। तो ये जैना का हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या है ये 2 पॉइंट और दिए इन्होंने, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये इसके बाद इन्होंने 2 पॉइंट्स और दिए हैं। 2 पॉइंट इन्होंने क्या दिए कि देखो चारवाक बेसिकली क्या है, आज की डेट में चारवाक, देखो इनका कहना यह है कि चारवाक ने प्रेजेंट में कोई केस है, जैसे मान लो प्रेजेंट कोई भी परस्यूड केस है, ठीक है, प्रेजेंट परस्यूड केस है, मान लो चारवाक ने प्रेजेंट, मान लो उस समय कोई केस देखा होगा कि भाई आपका कोई भी केस देख लो, मान लो कि ये केस मान लेते हैं हम कि आपको मान लो आपने कैट देखी कोई, और कैट आपकी ब्लैक कलर की है, चारवाक ने मान लो ब्लैक कलर की कैट देखी, तो चारवाक ने बोला कि जो बिल्ली होती है वो काली होती है। अब चारवाक ने इसको ट्रू मान लिया, लेकिन चारवाक अब ये मान के चल रहा है कि बिल्ली काली होती है, तो वो पास्ट में भी काली थी, प्रेजेंट में भी ब्लैक है, और फ्यूचर में भी ब्लैक होगी। लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हो? इसका मतलब चारवाक सिर्फ यहाँ परसीव करने के बाद इन्फर कर रहा है। इन्फर क्या कर रहा है वो, कि आज ब्लैक है तो वो पास्ट में भी ब्लैक रही होगी और फ्यूचर में भी ब्लैक रहेगी। इसका मतलब परसेप्शन तो उसी समय वैलिड है जब वो देख रहा है, लेकिन उसके बेसिस पे वो क्या मान रहा है नॉलेज को, कि जो बिल्ली आपकी है, जो चीज अभी उसके सामने परसीव वो कर रहा है चीजों को, जैसे उसने जगत को माना, अर्थ को माना ना उसने, जगत को, और उसने बताया कि जगत आपका जो बना हुआ है अर्थ, एयर, वाटर और फायर, इनका बना हुआ, आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसने वर्ल्ड को माना और बोला कि अर्थ, एयर, वाटर, फायर का बना हुआ है। अब वो आज के कॉन्टेक्स्ट में जब वो बात कर रहा है उस समय कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसके बेसिस पे वो ये भी मान रहा है कि पास्ट में भी ऐसा ही था, प्रेजेंट में भी ऐसा ही है और फ्यूचर में भी ऐसा ही है। लेकिन परसेप्शन तो सिर्फ आपका प्रेजेंट में वैलिड होता है ना भाई। उसके बेसिस पे अगर आप बोल रहे हो कि पास्ट में भी ऐसा ही था और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, देन दिस इज इन्फेरेंस। तो ये बात जो है बेसिकली, जब भी आप जनरल रूल ऑफ सिमिलरिटी की बात करते हो कि प्रेजेंट में जो है वही पास्ट में और फ्यूचर में रहेगा, इट मीन्स यू आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ इन्फेरेंस। आप पढ़िए 4th पॉइंट, चारवाक accepts the present perceived cases to be valid in past and future using general rule of similarity। यानी आज जैसा है वैसा ही पास्ट में था, वैसा ही फ्यूचर में होगा। तो ये तो आप इन्फर कर रहे हो कि ऐसा ही होगा। इट मीन्स यू आर एंटरिंग इनटू द रियल, रियल मीन्स डोमेन, यू आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ इन्फेरेंस। इट मीन्स यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ इन्फेरेंस। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, चारवाक को कैसे पता चला कि उसके लोगों ने परसेप्शन के अलावा बाकी कोई सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज भी माना है? तो बेसिकली उसने इन्फर ही किया ना कि भाई बाकी लोगों ने इन्फेरेंस को भी सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है, तो मैं उसको रिफ्यूट कर देता हूं। तो चारवाक ने बाकी अपने जो क्रिटिक्स हैं या उसके साथ वाले फिलोसफर्स हैं उनकी थॉट को कैसे समझा होगा कि उन्होंने कुछ सोचा है या उन्होंने कुछ माना है? उसने सिर्फ इन्फर किया होगा कि हाँ उन्होंने इन्फेरेंस माना है या कंपैरिजन माना है या वर्बल टेस्टिमोनी माना है, तो उसके हिसाब से उसने फिर उसको रिफ्यूट कर दिया। यानी जब वो ये सोच रहा है कि मैं इन्फेरेंस को रिफ्यूट करूं, क्यों करेगा वो इन्फेरेंस को रिफ्यूट? जब उसने ये सोचा होगा कि बाकी लोगों ने माना होगा। तो वो बेसिकली इन्फर कर रहा है कि अदर्स हैव एक्सेप्टेड इन्फेरेंस, सो आई शुड रिफ्यूट इट। अगर वो इन्फेरेंस को मानता ही नहीं तो वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। तो अगर आप लास्ट पॉइंट देखो, चारवाक इन्फर्ड दी thought of his critics using inference. If he has not accepted inference, then he cannot take part in any discussion.
ओके, सो दीज आर 5 पॉइंट्स गिवन बाय जैना। ठीक है, क्वेश्चन आता है वहां ये पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने क्या बोला है। देखो, बुद्धिस्ट फिलोसफर्स को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट देता हूँ, बाकी तो बुद्धिज्म में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लिटिल बिट बुद्धिज्म का थोड़ा सा, बाकी तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बुद्धिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बुद्धिज्म जो है बेसिकली बुद्धिज्म स्कूल है, ठीक है। हम सारे स्कूल्स पढ़ते हैं। स्कूल्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारे फिर आपके सेक्ट आ जाएंगे ना। तो बुद्धिज्म में देखो, अगर आप देखो तो 2 सेक्ट है इसमें, एक हीनयान है और एक आपका महायान है। कैसे डेवलप हुआ, क्या कहानी थी, वी विल सी इन डिटेल इन बुद्धिज्म। ठीक है, अभी बता सकता हूं, लेकिन अभी हम चारवाक से फिर भटक जाएंगे। तो हीनयान में भी 2 स्कूल हैं। ठीक है, वन इज वैभाषिका, देखो यहां पे भी आप, मैंने पहले बोला यहां पे भी एच लगा सकते हो, यहां पे भी एच लगा सकते हो, नहीं तो आप वैभाषिका इस तरीके से लिखो। सेकंड इज स्वतांत्रिका, SAUTRANTIK, स्वतांत्रिका। महायान में भी 2 स्कूल हैं आपके, योगाचार विज्ञानवाद, YOGACAR है, ये ढंग से नहीं लिखा गया, इधर लिख देते हैं, योगाचार विज्ञानवाद। विज्ञानवाद होता है VIJNANAVAD, योगाचार विज्ञानवाद। और आपका दूसरा है माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्य। अभी हम इनकी बात नहीं करते, अभी आप इस पे आ जाओ। बेसिकली जो वैभाषिका है ना, इसके हिसाब से हम चीजों को परसीव करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई काऊ आ रही है, तो काऊ को देख के आपने बोला दिस इज काऊ, ठीक है। लेकिन स्वतांत्रिका भी बोलता है कि चीजों को हम परसीव करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। ये बोलते हैं जब आपके सामने काऊ आ रही है तो आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता कि ये काऊ है। पहले क्या होगा, पहले आपकी जो आईज है वो काऊ को देखेंगी, फिर काऊ को देख के वो देखेंगे व्हाइट कलर है, 4 लेग्स हैं, ठीक है, हॉर्न है उसको, ठीक है, और बाकी उसके जो फीचर्स है वो देखेंगी। और फीचर्स देखने के बाद, ये सबसे पहले आईज ने देखा, वो फीचर्स यानी उसकी इमेज आपकी रेटिना पे बनी, और उसके बाद आपकी मेमोरी में जाएगी वो, और फिर आप इन्फर करोगे कि दिस इज काऊ। यानी यहां पे डायरेक्टली आप परसीव काऊ को नहीं कर रहे हो, आप परसीव कर रहे हो क्वालिटीज को। और क्वालिटीज को परसीव करने के बाद आप बोलोगे, जब वो परसीव होने के बाद आपने एक पिक्चर बनाई, तब आप बोलोगे ये क्या है, आपकी काऊ है। फॉर एग्जाम्पल एक और, अभी उन 2 पे नहीं जा रहे, योगाचार और उस पे। फॉर एग्जाम्पल एक और आप समझ लो, जैसे मान लो आपका ये एप्पल है, सम एप्पल इज देयर, ये एप्पल है। अब वैभाषिका जो है ना, वैभाषिका तो डायरेक्टली इसको देख के बोलेगा दिस इज एप्पल। लेकिन जो स्वतांत्रिका है, स्वतांत्रिका, ठीक है, ये क्या बोलेगा, सबसे पहले एप्पल के क्या फीचर देखेगा, रेडनेस है, राउंड है, ठीक है, टफनेस है, स्वीटनेस है, ये सारी चीजें सबसे पहले आपकी आईज देखेंगी, परसीव करेंगे। परसीव करने के बाद वो नॉलेज आपकी मेमोरी में जाएगी, और फिर आपका माइंड आपको बताएगा कि दिस इज एप्पल। यानी आप इसकी क्वालिटीज, सबसे पहले स्वतांत्रिका के हिसाब से हमें क्या मिलती है, क्वालिटीज मिलती है, और क्वालिटीज के बेसिस पे हम इन्फर करते हैं कि क्या चीज है वो। तो स्वतांत्रिका जो स्कूल है बुद्धिज्म का, वो यही बोलता है कि अगर चरवाका बोलता है कि हम परसेप्शन से नॉलेज मिलती है, बोला चरवाका बेवकूफ है, बोला परसेप्शन से हमें सिर्फ क्वालिटीज मिलती है, जो असली नॉलेज है वो तो हमें इन्फेरेंस से मिलती है। बोला एप्पल को मैं एप्पल इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैंने उसकी क्वालिटीज देखी। स्वतांत्रिका का कहना यह है, जैसे स्वतांत्रिका को मैं आप समझाऊं, मान लो आप किसी से फ्रूट्स खरीदने गए, तो स्वतांत्रिका ये कहता है फ्रूट्स में आइडेंटिफाई कैसे कर ले, तो ये एप्पल है, ठीक है,
ये आपका पाइनएप्पल है, ठीक है, एप्पल और पाइनएप्पल में कैसे डिफरेंट कर लेते हो, गुआवा है, ठीक है, या कोई और आपका फ्रूट है, तो आप कैसे मैंगो है, बोला आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटीज। सबसे पहले आप क्वालिटी देखते हो और फिर आप इन्फर करते हो। बोला डायरेक्टली परसेप्शन से नॉलेज नहीं मिल रही है आपको, किससे मिल रही है, इनफेरेंस से। तो स्वतांत्रिक का जो स्कूल है वो यही कहता है कि भाई चरवाका अगर सिर्फ परसेप्शन को सोर्स मानेगा तो वो उसकी तो नॉलेज मिलेगी नहीं, क्योंकि परसेप्शन से सिर्फ हमें क्वालिटीज मिलती हैं, लेकिन जो रियल नॉलेज है कि ये चीज क्या है वो किससे मिलती है, इनफेरेंस से। So, according to Sutantika school of Buddhism, we never find direct knowledge of any object through perception. Through perception, we get copy or representation of the object. Copy or representation का मतलब है qualities. And on the basis of that figure or impression, object is inferred. Is it clear? जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आपके 4 फ्रेंड्स हैं, और वो चारों के चारों फ्रेंड्स आपके मेल फ्रेंड्स हैं, वो चारों एक साथ आपसे मिलने आ गए, आप चारों को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, क्वालिटीज के बेसिस पे। नहीं तो आप ऐसा तो नहीं है एक का नाम रमेश है, दूसरे का नाम सुरेश है, तीसरे का नाम सौरभ है, चौथे का नाम क्या है आपका महेश है, आप रमेश को महेश बोल दो, सौरभ को ये बोल दो, ठीक है, इसका मतलब सौरभ को सुरेश बोल दो। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले क्वालिटीज के बेसिस पे आप परसीव करते हो उनकी क्वालिटीज, फिर आप इन्फर करते हो कि ये महेश है, ये सुरेश है, ये सौरभ है, ये रमेश। तो बेसिकली सुतांत्रिका स्कूल का कहना ये है कि आप परसेप्शन को मान के सिर्फ परसेप्शन को मानते हो तो आपकी नॉलेज जो होगी वो सही नॉलेज नहीं है। ओके, तो वो कह रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को मान रहे हो, बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स को मान रहे हो, तो आपको उसकी नॉलेज मिलेगी इनफेरेंस से ही। परसेप्शन तो सिर्फ क्वालिटीज मिल रही है, तो आपको इनफेरेंस को मानना पड़ेगा। यू आर एक्सेप्टिंग परसेप्शन एंड यू आर रिफ्यूटिंग इनफेरेंस, दिस इज इलेजिटिमेट प्रोसेस, यू विल नॉट गेट एनी नॉलेज। ओके, तो ये आपका देखो बेसिकली एक मैंने ये एग्जांपल जो है आपका, ये एग्जांपल मैंने आपको 2 चीजें समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, 2 चीजों को समझो। यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें समझाता हूँ। यहाँ पे वो है आपकी दोनों चीजें, आपको मैंने 4 स्कूल्स बताया ना। देखो बेसिकली आप बुद्धिज्म का थोड़ा सा ओवरव्यू और ले लो, एप्पल आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका पूरा बुद्धिज्म इसी पे चलेगा। देखो ये एप्पल है, मान लो आपका कोई, इस कंसेप्ट को आप समझ गए ना, तो आपका बुद्धिज्म क्लियर, आपका बर्कले क्लियर, बर्कले आएगा वेस्टर्न फिलोसफी में, बर्कले क्लियर, ठीक है। तो आप देखो बुद्धिज्म में मैंने आपको 2 स्कूल बताए, हीनयान महायान, उनमें 2-2 बताए, एक आपका वैभाषिका, एक आपका स्वतांत्रिका है, और एक योगाचार विज्ञानवाद है, ठीक है। अभी इन तीनों की बात करते हैं। ये एप्पल है तो वैभाषिका तो सीधा सीधा बोलेगा दिस इज एप्पल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही। लेकिन जो स्वतांत्रिका वाला है ना, वो बोलेगा सबसे पहले कि इसकी क्वालिटीज हमें मिलती है, और क्वालिटीज के बेसिस पे हम इन्फर करते हैं दिस इज एप्पल। ये दोनों जो फिलोसफर्स है ना आपके, वैभाषिका और स्वतांत्रिका, दे बोथ आर रियलिस्ट। हम रियलिज्म और आइडियलिज्म पढ़ चुके हैं। रियलिस्ट का मतलब है ये दोनों ये मान रहे कि एप्पल आपका एग्जिस्ट करता है, बोल रहे हैं एप्पल आपका अलग से एग्जिस्ट करता है, यानी एप्पल आपका क्या है यहाँ पे, नोएबल है, और हम और जो जिसको भी उसकी नॉलेज मिल रही है वो नोवर है। इनके हिसाब से एप्पल की आपकी सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। आप पहले वाली स्लाइड वीडियोस देख लीजिएगा रियलिज्म और आइडियलिज्म के लिए। लेकिन जब योगाचार विज्ञानवाद की बात आती है, तो योगाचार विज्ञानवाद कहता है एप्पल जो है बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन एप्पल का कोई भी सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। किससे? हमारे माइंड से। बोला ये एप्पल डायरेक्टली हमारे माइंड पे डिपेंडेंट है, हम क्वालिटीज इंपोज करते हैं इसलिए हमें एप्पल दिखाई दे रहा है। बाकी वैभाषिका और स्वतांत्रिका दोनों मानते हैं कि एप्पल आपका सेपरेट एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर रियलिस्ट। लेकिन जो आपका योगाचार विज्ञानवाद है बेसिकली ये आइडियलिस्ट स्कूल है, और आइडियलिस्ट के हिसाब से जो आपकी ये नोएबल होते हैं, दे हैव नो सेपरेट, डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं इंट्रोडक्टरी क्लास में, एक बार देख लीजिए। अब देखिए इस पे आ जाइए। जो योगाचार विज्ञानवाद है, अगर मैं उसका पॉइंट लूं, अगर योगाचार, देखो यहां पे आप एच लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। योगाचार विज्ञानवाद,
ये भी मैंने आपको समझाया विज्ञान कैसे लिखते हैं, विज्ञानवाद, वाद का मतलब होता है थियरी, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बोलते हैं ये एप्पल जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने क्वालिटीज इंपोज करी, रेडनेस, स्वीटनेस, राउंडनेस, ठीक है। तो एप्पल मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने क्वालिटीज इंपोज करी। जैसे आप, अगर आपका बनाना आपको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बनाना की आप क्वालिटीज इंपोज कर देते हो, ठीक है। इसका मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कलर, ठीक है। आपको बनाना क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बनाना की क्वालिटीज आप इंपोज कर देते हो। अब जो आपका योगाचार विज्ञानवादी वो कहता है अगर मैं एप्पल में से क्वालिटीज को माइनस कर दूं, ये एप्पल है ना, अगर मैं इसमें से रेडनेस, स्वीटनेस यानी क्वालिटीज माइनस कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा वहां पे, नो एप्पल। बोला एप्पल का मतलब ही क्वालिटीज। बोला इसका मतलब मुझे एप्पल इसलिए देख रहा है क्योंकि मेरा माइंड वहां पे क्वालिटीज इंपोज कर रहा है। आप एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कई मेंटल होते हैं ना, कई लोग होते हैं जो मेंटली इल होते हैं। आप मेंटली इल पर्सन के सामने एप्पल रखोगे तो उसको एप्पल की जगह एप्पल नहीं दिखेगा, हो सकता है उसको एप्पल की जगह कुछ और दिखे। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने उस समय क्वालिटीज उस तरह से इंपोज की हो। जैसे कई बार आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, हेलुसिनेशंस में आपको कई बार क्या होता है, कुछ भी दिख जाते हैं, घोस्ट, ठीक है, शेडोज या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि आपका माइंड वो चीज इंपोज करता है। तो ये चीज यही बोल रहे हैं योगाचार विज्ञानवादी, बोले कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है ना दुनिया में, वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारा माइंड क्वालिटीज को इंपोज करता है। इसका मतलब एप्पल का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मैं उसमें से क्वालिटीज निकाल दूं जो मेरे माइंड ने इंपोज करी है, तो एप्पल की जगह आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप पढ़ते हो क्लास में, जैसे ये बोर्ड है, मान लो मैं उस पर पढ़ा रहा हूं, आपको व्हाइट बोर्ड है और यहां पे आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है, जितने भी हो आप। ओके, अब आप इधर देख रहे हो, आप सडनली क्या हो, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो और कई लोग आप में से क्या है कि माइंड बॉडी गैप आ जाए, आप किसी के ख्यालों में चले गए, ठीक है, किसी के ड्रीम्स में चले गए। तो हो सकता है मैं यहां पे खड़ा हूं, आपको मेरी जगह वो दिखे, या आपको बोर्ड की जगह कुछ और दिखे। क्यों दिखेगा? क्योंकि उस समय आपका माइंड वो चीजें इंपोज कर रहा है। तो योगाचार विज्ञानवाद के कहने का मतलब यह है कि वो ये नहीं कह रहा कि बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता या मैं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बोलता है मैं सिर्फ जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारा माइंड वहां पे क्वालिटीज इंपोज करता है। अगर मेरा माइंड जैसी क्वालिटीज इंपोज करेगा मुझे वैसी चीज दिखाई देगी। इसका मतलब उनके हिसाब से आपको टीवी दिख रहा है तो टीवी इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके माइंड ने टीवी की क्वालिटीज इंपोज करी। और एग्जांपल वो देते हैं, जैसे कोई मेंटली इल पर्सन है तो मेंटली इल पर्सन को ऐसा नहीं दिखता जैसा हमको दिखाई देता है। इसका मतलब, उनके कहने का मतलब यह है कि एवरीथिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन आवर माइंड, नथिंग हैज सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम आवर माइंड। इसलिए उनको बोलते हैं आइडियलिस्ट। वो आइडियलिस्ट है। आइडियलिस्ट का मतलब है उनके हिसाब से कोई भी चीज सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। जबकि जो रियलिस्ट होते हैं ना, रियलिस्ट के हिसाब से बोर्ड है तो बोर्ड है, लेकिन आइडियलिस्ट के हिसाब से ऐसा नहीं है। आइडियलिस्ट के हिसाब से हर चीज हमारे माइंड के हिसाब से एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर? आगे और डिटेल में आएगा, अभी के लिए इतना ही याद रखो। रियलिस्ट के लिए हर चीज सेपरेट एग्जिस्ट करती है, आइडियलिस्ट के लिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अवर माइंड। इसमें अगर किसी कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये है आपका बुद्धिस्ट का। बुद्धिस्ट, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत इजी हो जाएगी आपके, ठीक है। और इसके बाद सेकंड, पहला पॉइंट तो आ गया स्वतांत्रिका वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि बेसिकली चारवाक फिलोसफर्स को कैसे पता चला कि बाकी लोगों ने, ये जैना वाला ही कॉमन पॉइंट है, कैसे पता चला कि बाकी लोगों ने इन्फेरेंस को माना है, तो उसके लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली है? इन्फेरेंस। ओके, सो इन दिस वे दे हैव सेड दैट, स्वतांत्रिका ने क्या बोला है, आप परसेप्शन को मानोगे तो आपको इन्फेरेंस को मानना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि चारवाक को कैसे पता चला कि बाकी लोगों ने इन्फेरेंस को माना है, उसके लिए उन्होंने इन्फेरेंस की हेल्प ली है। तो फिर चारवाक इन्फेरेंस को कैसे रिफ्यूट कर सकता है, ठीक है। थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो न्याया का है। न्याया ने बोला है कि भाई आप, दुनिया में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप परसीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ेगा उनको, अदरवाइज क्या होगा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, न्याया ने क्या बोला है, जैसे आपका ईथर, ईथर का मतलब आकाश,
चारवाक ने आकाश को रिफ्यूट कर दिया है, हम देखेंगे ये आगे। आकाश हो गया, मानस, मानस मतलब मन, मानस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। स्पेस, ये भी स्पेस को भी नहीं माना है चारवाक ने। बोला कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है लेकिन आप इनको परसीव नहीं कर सकते हो, मन को आप परसीव नहीं कर सकते, ठीक है, मन एटॉमिक है, स्पेस को आप परसीव नहीं कर सकते, ईथर को आप परसीव नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है, आप कैसे कह सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद उसने बोला अगर आप इन्फेरेंस को नहीं मानोगे तो आपकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, आपकी नॉलेज बड़ी लिमिटेड हो जाएगी, आप सिर्फ परसेप्शन के बेसिस पे चलोगे तो कोई नई चीज, जो कोई भी नई चीज की आप खोज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई भी नई आपकी खोज होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो वर्बल टेस्टिमोनी के थ्रू होती है, ठीक है। जो भी नए फील्ड्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनकी नॉलेज हमें किससे मिलती है? वर्बल टेस्टिमोनी से तो मिलती है। जैसे अगर कोई बोले देयर इज वाटर ऑन मार्स, तो अगर मैं सिर्फ परसेप्शन को मानूंगा तो मैं कोशिश ही नहीं करूंगा वाटर को ढूंढने की मार्स पे। अगर कोई बोले देयर मे बी लाइफ ऑन मून, तो अगर मैं परसेप्शन को मानूंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो कुछ नई खोजें होंगी उनके लिए आपको वर्बल टेस्टिमोनी को मानना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी नई खोज होती है वो वर्बल टेस्टिमोनी को मानते हैं ना। जैसे कोई भी, अगर आपको फ्यूचर में कोई खोजने वाली है तो उसके लिए तो आप वर्बल टेस्टिमोनी अभी जो बोलोगे आपको मानना पड़ेगा, तभी तो आप जाके खोज करोगे। जैसे हम बोलते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो हम बोलेंगे कोविड-19 के लिए मेडिसिन खोज लेंगे हम, तो चारवाक बोलेगा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो वर्बल टेस्टिमोनी को मानता ही नहीं है। जैसे कोई अगर बोले आज की फार्मा कंपनी की कोविड-19 की वैक्सीन बन सकती है, हमने ट्रायल उसके शुरू कर दिए, चारवाक बोलेगा नहीं। तो बेसिकली चारवाक सिर्फ उन चीजों को मानता है जो परसीव की जा सकती है। फ्यूचरिस्टिक चीजें फिर तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी सारी की सारी गड्ढे में चली जाएंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी खोज गड्ढे में चली जाएगी। तो न्याय यही बोलता है कि बेसिकली चारवाक का जो, अगर हम सिर्फ परसेप्शन को माने तो हमारा एरिया बड़ा लिमिटेड हो जाता है, लाइफ हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, और दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें माननी पड़ेंगी, भले से हम उनको परसीव कर सकें या ना कर सकें, क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ को अच्छे से आसान बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ भी क्रिटिसिज्म है, न्याय ने बेसिकली देखो, चारवाक जो है बेसिकली हमारे जो मेन क्रिटिसिज्म थे ना, वो तो हमारे जैना और वो थे। चारवाक जो है ना बेसिकली, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चारवाक ने इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया, इन्फेरेंस के लिए व्याप्ति को रिफ्यूट किया है। लेकिन जो न्याय है, न्याय ने व्याप्ति को माना है, और न्याय ने व्याप्ति को जब माना है तो उसने इन्फेरेंस को माना, और व्याप्ति को किस पे माना, किसके बेसिस पे माना? सामान्य लक्षण परसेप्शन के लिए। तो इसलिए चरवाका और न्याय में हमेशा डिस्प्यूट रहा है। तो न्याय यही बोलता है अगर हम चरवाका का व्यू पॉइंट मान लेंगे तो आवर लाइफ वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बट वी कैन नॉट परसीव देम। और उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई जो खोज होती है वर्बल टेस्टिमोनी के बेस पे होती है। आपको साइंस नई फील्ड में जो भी नॉलेज है उसके लिए वर्बल टेस्टिमोनी को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मानना पड़ेगा। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्बल टेस्टिमोनी के थ्रू नहीं मानेंगे, जैसे किसी साइंटिस्ट ने बोला कुछ भी, तो साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं तो उसके बेसिस पे फिर बाकी लोग उस पर खोज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसी हमारे WHO ने कुछ बोला मान लो कोविड-19 के लिए कि आप ये मेडिसिन से इन पे ट्रायल आप कर सकते हो, तो फिर चारवाक के हिसाब से क्या WHO की बात नहीं माने हम? तो बेसिकली चारवाक जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने जो परसेप्शन को मान के सिर्फ बाकी अपना एरिया बड़ा कम लिमिट एरिया को है बहुत लिमिटेड कर लिया, मतलब कुएं के मेंढक बन के रह गए। तो न्याय का यही कहना है इससे आपकी लाइफ रेगुलेट नहीं हो सकती है। बाकी क्रिटिसिज्म क्या है? अगर आप इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर देते हो, इन्फेरेंस तो आपको पता ही है डिस्कशन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आप थिंकिंग और डिस्कशन को रिफ्यूट कर रहे हो, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए। परसेप्शन वैलिड है एंड इन्फेरेंस इज इनवैलिड, ये खुद अपने आप में एक इन्फेरेंस है। इन्फर ही तो कर रहे हो आप कि परसेप्शन तो वैलिड है और इन्फेरेंस इज इनवैलिड, इट इज ए काइंड ऑफ इन्फेरेंस। और थॉट्स एंड आइडियाज आप कभी परसीव नहीं कर सकते। थॉट्स एंड आइडियाज आप परसीव कर सकते हो? यू नेवर परसीव थॉट्स एंड आइडियाज, उनको सिर्फ इन्फर किया जा सकता है। जैसे चारवाक ने भी तो इन्फर किया ना कि बाकी लोगों ने इन्फेरेंस को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना होगा। तो अगर आप परसेप्शन को मानते हो, इन्फेरेंस को रिफ्यूट करते हो, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। इसलिए चारवाक फिलोसफर जो है उन्होंने इन्फेरेंस को रिफ्यूट करने की कोशिश तो की, लेकिन वो अच्छे से रिफ्यूट नहीं कर पाए, ठीक है। तो अदर क्रिटिसिज्म में फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है, चारवाक ने अपने व्यू पॉइंट को करने के लिए, व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए रीजन की हेल्प ली, और रीजन किसका पार्ट बनाते हैं? इन्फेरेंस का पार्ट बनाते हैं। फिर देखो कांट है, एक कांट फिलोसफर है, आपका काफी फेमस फिलोसफर है कांट, इमैनुअल कांट, पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। इमैनुअल कांट, ओके, वेस्टर्न फिलोसफर है। इमैनुअल कांट ने दो चीजों की बात की है, देखो, एक परसेप्शन, परसेप्ट्स, और दूसरे कंसेप्ट्स।
परसेप्ट्स होते हैं आपके, मतलब कि जो आपको किससे मिलते हैं, परसेप्शन से, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस से। और जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो बेसिकली वो आपको मिलते हैं रीजन से, फॉर्म, ठीक है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि इन्होंने बोला जैसे परसेप्शन है आपका और दूसरा इन्फेरेंस है। इन्होंने बोला कि जैसे परसेप्ट्स और कंसेप्ट्स, ये दो चीजें इन्होंने मानी है। बोला इन दोनों चीजों के बिना नॉलेज आपकी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही परसेप्शन को मानोगे आप और इन्फेरेंस को नहीं मानोगे तो आपको नॉलेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली इनके हिसाब से परसेप्शन और इन्फेरेंस दो पोल है नॉलेज के। आप परसेप्शन को मान रहे हो और साथ में इन्फेरेंस को नहीं मान रहे हो, दिस इज नॉट लेजिटिमेट, ठीक है। जब हम कांट डिटेल में पढ़ेंगे तो परसेप्ट कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि परसेप्शन, मैं कांट भी अभी समझा सकता था लेकिन वो खिचड़ी नहीं बनानी हमने, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि इन्होंने क्या बोला है, परसेप्शन हैज नो मीनिंग विदाउट कंसेप्शन। दो चीज हो गई ना, परसेप्शन, वी फाइंड मैटर ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, मैटर ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस मतलब परसेप्शन, एंड फॉर्म ऑफ नॉलेज थ्रू रीजन, रीजन मतलब कंसेप्ट्स। तो इन्होंने ये बात करी तो आप ऐसे समझ लो जैसे कांट ने परसेप्शन और कंसेप्शन की बात की है ना, दो चीजों की, इन दोनों से नॉलेज बनती है। तो इनका कहना है कि जैसे परसेप्शन को आप मान रहे हो और इन्फेरेंस को नहीं मान रहे हो, दिस इज नॉट लेजिटिमेट, तो आपको दोनों को मानना पड़ेगा, ओके। तो कांट की हम बात आगे डिटेल में करेंगे। और लास्ट पॉइंट है, आपके एक फिलोसफर हुए वेंकटनाथ। तो वेंकटनाथ ने कहा है कि बेसिकली इन्फेरेंस की इनवैलिडिटी आप ना तो परसेप्शन से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, और ना आप इन्फेरेंस से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मतलब चारवाक ने कोशिश तो की लेकिन अल्टीमेटली उसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो ना तो आप इन्फेरेंस को परसेप्शन से वो कर सकते हो रिफ्यूट, ना इन्फेरेंस से रिफ्यूट कर सकते हो, और इसलिए आपका इन्फेरेंस इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। चारवाक इसको रिफ्यूट नहीं कर पाया है। तो अगर आपको याद रहे ये सारे पॉइंट तो ठीक है, बाकी ये वाला पॉइंट नहीं भी याद रहे डजेंट मैटर, ये वाला नहीं भी याद रहे डजेंट मैटर, बाकी ये याद कर लेना आप, ठीक है। मेन जो आपका क्रिटिसिज्म है दैट इज बाय जैना एंड योर बुद्धिस्ट फिलोसफर्स, ओके। अब लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं इसका फाइनल, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये है फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। क्वेश्चन आया है यहां से, ठीक है, अभी करेंगे डिस्कस। ऑल दो, आप फाइनली क्या लिखोगे, ऑल दो चारवाक ट्राइड टू हिज बेस्ट इन रिफ्यूटिंग इन्फेरेंस बट फाइनली फेल्ड टू डू सो। Although Charvak tried his best in refuting inference but finally failed to do so, his views regarding invalidity of inference is wrong. Advait Vedantin, Shankar, and Madhyamik Shunyavad Buddhists have also refuted inference, but their refutation is different from Charvak's. They refuted validity of all pramanas at transcendental level, but at empirical level they have accepted परसेप्शन एज वेल एज इन्फेरेंस एज वैलिड। समझो इस बात को, वैसे तो डिटेल में हम वही पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना समझो। दो फिलोसफर्स हैं आपके, एक तो हो गया माध्यमिक शून्यवाद बुद्धिज्म, दूसरा हो गया अद्वैत वेदांता शंकर। देखो इन दोनों ने दो तरह की चीजें मानी है, एक मानी है इंपेरिकल वर्ल्ड, यानी ये वर्ल्ड, और दूसरा माना है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। देखो इस वर्ल्ड के हिसाब से, इनके हिसाब से इन्फेरेंस इज वैलिड, लेकिन जब ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड पे जाते हैं ना, तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में तो परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी, कंपैरिजन, आपका अनुपलब्धि, ठीक है, लास्ट जो करवाना है अनुपलब्धि, उससे पहले वाला इंप्लीकेशन हो गया आपका, ठीक है। फिफ्थ इज इंप्लीकेशन, इंग्लिश में लिख लेते हैं इंप्लीकेशन, अनुपलब्धि को बोलते हैं नॉन एप्रीहेंशन, ठीक है। ये 6 परमाणु ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, वहां पे तो रिफ्यूट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूं कि इंपेरिकल वर्ल्ड और ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड वहां पे किस तरीके से काम करते हैं। अभी आप ये समझो जैसे शंकर ने बोला है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, अद्वैत वेदांता। इसका मतलब इस वर्ल्ड में बेसिकली आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हो ना तो सब आपके लिए वैलिड है, लेकिन जब आप ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जाओगे तो सारी चीजें मिथ्या हो जाती हैं। जैसे होता नहीं, कई बार आपका दिल टूट जाता है, ठीक है,
किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, अगर आपका ठीक है हार्ट ब्रेक हो गया, तो उसके बाद आपको क्या लगता है? सब मिथ्या लगता है, सब मोह माया लगता है, आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। कई लोगों को क्या है, कई लोग संत बन जाते हैं। जब आप संत बन गए तो आपके लिए गाड़ी बंगला सब क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। तो इन दोनों ने ये बात की कि जब आप इस वर्ल्ड में हो ना, तो आपके लिए सब चीजें है, इन्फेरेंस परसेप्शन सब वैलिड है। लेकिन जब आप इस वर्ल्ड से ऊपर उड़ जाते हो, जब आप ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की तरफ जाते हो, जैसे कई लोग होते हैं ना भगवान के उसमें हो जाते हैं, भक्ति में एकदम आप अगर लीन हो गए, तो एक बार भक्ति में लीन हो गए, तो ये आपके लिए वर्ल्ड की जो भी चीजें होंगी, कुछ भी चीजें हों वर्ल्ड में, वो सारी आपके लिए क्या हो जाती है? मिथ्या हो जाती है। तो यही इसका कहना है कि बेसिकली चरवाक जो फिलोसफर थे, उन्होंने तो सिर्फ यही वर्ल्ड माना है ना, इसको तो माना ही नहीं उन्होंने। तो उन्होंने सिर्फ इस वर्ल्ड की बात की, तो यहाँ पे इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर रहे हैं, बोला नहीं इस वर्ल्ड में तो इन्फेरेंस वैलिड है, लेकिन जब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे इन्फेरेंस वैलिड नहीं है, वहां तो सब चीजें मिथ्या है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? ऑल्दो बुद्धिस्ट और अद्वैत वेदांतिक, बुद्धिस्ट मतलब माध्यमिक शून्यवाद, खास स्कूल है माध्यमिक शून्यवाद। बुद्धिज्म में हम यहाँ पे माध्यमिक शून्यवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्वतांत्रिका, वैभाषिका और योगाचार विज्ञानवाद की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं की है। माध्यमिक शून्यवाद स्कूल ने बात की है दो वर्ल्ड की, इंपेरिकल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। दूसरा आपका शंकर ने भी दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। तो बेसिकली आप अगर देखो तो इनका सिंपल सा कंसेप्ट ये है, आप ऐसे समझो बात को, जैसे अभी आप हो, आप अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हो मान लो, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी पॉलिटी की बुक, आपकी लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी की, आपकी शंकर की एनवायरमेंट की बुक हो गई, आपके लिए हिस्ट्री हो गई, आपके लिए ज्योग्राफी हो गई, आपके लिए इकोनॉमी हो गई, अभी फिलोसफी हो गई, ये सब चीजें आपके लिए मैटर करती हैं। लेकिन जैसे ही आप आईएएस बन जाओगे, ये आपके लिए क्या हो जाएंगी? मिथ्या हो जाएंगी। सेम शंकर और उसका बुद्धिज्म का कंसेप्ट है। बोलते हैं इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब तक हैं तब तक हमारे लिए इन्फेरेंस है, क्योंकि इन्फेरेंस की हमें जरूरत पड़ेगी चीजों के लिए, नॉलेज। लेकिन जैसे ही हम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जाते हैं, उस वर्ल्ड में जाते हैं, वहां सब चीजें आपकी मिथ्या हो जाती हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। वहां तो आप क्या हो गए? वहां तो आप सब चीजों को त्याग के क्या बन गए? एक तरह से आप समझ लो ब्रह्म सत्यम जोगी बन गए। जोगी होता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म में उना पर। जैसे कई लोगों का दिल टूट जाता है, दिल टूटने के बाद वो फिर एकदम बन जाते हैं, दुनिया से ऊपर उड़ जाते हैं। कई लोगों ने देखो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, कितने लोग आपने नाम सुना होगा, गौड़ गोपाल दास का नाम सुना होगा, ठीक है, उधर सदगुरु का आपने नाम सुना होगा, काफी लोग होते हैं। तो बेसिकली जब आप इस वर्ल्ड में हो तो वर्ल्ड की चीजें आपके लिए मैटर करती है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठे, ठीक है, आप गॉड की भक्ति में लीन हो गए, आपने उसको समर्पित कर दिया, तो आपके लिए चीजें मिथ्या हो जाती हैं। तो ऐसे ही जब उनका कहना है जब इस वर्ल्ड में हो तो सब चीजें मैटर करेंगी, परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी, सबकी आपको जरूरत है। जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो सारी बुक्स की जरूरत है। लेकिन अगर आपने आईएएस की तैयारी छोड़ दी या फिर आप आईएएस बन गए, उसके लिए बाद ये सब चीजें आपके लिए मिथ्या हो जाती है, ठीक है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो कहने का मतलब ये, उन्होंने भी इन्फेरेंस को रिफ्यूट तो किया है, इन्फेरेंस की वैलिडिटी को उन्होंने रिफ्यूट किया है, लेकिन कहां पे? ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पे। ऐसे है दो वर्ल्ड, आपका ये नीचे इंपेरिकल वर्ल्ड है, और ये आपका ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है। यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है ना बेसिकली जो ऊपर तक जाने के लिए, ये आपकी मान लो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड आपकी रूफ है, और ये इंपेरिकल वर्ल्ड आपकी ये सीढ़ी है, लैडर, ठीक है। तो इंपेरिकल वर्ल्ड में आप इस लैडर की जरूरत है आपको। जैसे ही आप ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में पहुंचे तो इस लैडर की जरूरत है कि आपको नहीं। तो ऐसे जब आप इंपेरिकल वर्ल्ड में आपको इन्फेरेंस भी चाहिए, परसेप्शन भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जैसे ही आप ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में गए, इनकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन चारवाक ने तो क्या किया, यहीं पे इस वर्ल्ड को तो माना ही नहीं उसने तो इसी वर्ल्ड में इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर दिया, विच इज रॉन्ग। ओके, सो दिस इज योर फाइनल कंक्लूजन। ओके, so Charvak does not distinguish between transcendental and empirical world. He refutes inference but accepts perception. To accept perception as valid and from the same standpoint, refuting inference leads to contradiction. Is it clear? So to accept perception as valid and from the same standpoint, refuting inference leads to contradiction. Importance देख लीजिए। Importance चारवाक का ये है बेसिकली कि देखो, ये आपको समझ आ गया ना कंक्लूजन में, ये पॉइंट्स आपके कंक्लूजन के थे। इंपॉर्टेंस ये है चारवाक का कि भाई चारवाक ने जब इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया, देखो
अगर मैं किसी चीज को रिफ्यूट कर दूंगा ना, तो बाकी जो लोग भी आएंगे ना, अब जिन्होंने माना है, तो उसको प्रूव करने के लिए उनको एकदम साउंड आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो चारवाक ने जब सब कुछ रिफ्यूट कर दिया, और चारवाक ने रिफ्यूट करने के लिए अपनी तरफ से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए, अब बाकी लोगों को दिक्कत हो गई कि भाई इसने तो इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर दिया। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पूरी रिसर्च करके, स्टडी करके, और फिर उसको चारवाक को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। तो चारवाक के जो अपोनेंट्स हैं, जितने भी क्रिटिक्स हैं, उन्होंने रैशनल आर्ग्यूमेंट्स दिए चारवाक को रिफ्यूट करने के लिए, चारवाक के पॉइंट को रिफ्यूट करने के लिए। और इस वजह से जो इंडियन फिलॉसफी है, उसका जो बेसिकली डेवलपमेंट हुआ, वो बहुत रैशनल वे में हुआ। और जो इंडियन फिलॉसफी का जो विजडम लेवल है, वो बहुत हाई हो गया। तो बेसिकली चारवाक ने इंडियन फिलॉसफी को डॉगमेटिज्म से बचा लिया। डॉगमेटिज्म का मतलब यह है कि बिना सिर पैर की कोई थ्योरी देते नहीं। चारवाक ने रिफ्यूट कर दिया ना, मैं किसी चीज को रिफ्यूट कर दूं, देखो सीधी सी बात है। अगर मान लो मैं आज की डेट में मैं बहुत फेमस, मान लो कोई वो बन जाऊं, ठीक है, मैं कोई फेमस पर्सनैलिटी बन जाऊं, कल की डेट में काफी फेमस हो जाऊं, वैसे तो अभी भी हूं थोड़ा बहुत और मैं बोल दूं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दिल पे मत लेना, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है, मान लो मैं बोल दूं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, अभी मैं बोलूंगा कि तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोग जानते नहीं है। लेकिन जब मैं बोलूंगा, तो भाई उसके बाद तो फिर बाकी जो लोग गॉड को मानते हैं, वो उसके बारे में फिर रिसर्च करना, आर्ग्यूमेंट्स देना, इस पे बहुत बहस छिड़ जाएगी। इससे क्या होगा, एक रैशनल डिस्कशन चलेगा लोगों के बीच। खैर गॉड के लिए तो हम ऐसे बोलते नहीं, क्योंकि गॉड इज डिफरेंट थिंग, गॉड तो फेथ एंड बिलीफ पे हम करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है। जैसे अभी बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव का एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड 19, कोविड 19 को लेकर उन्होंने कोरोनिल बनाई। और बाबा रामदेव, क्योंकि क्यों, बाबा रामदेव काफी फेमस है, तो कोरोनिल बनाई। कोरोनिल बनाते फिर उस पर बहस छिड़ गई। क्यों बहस छिड़ गई, अब उसके बाद बहस छिड़ गई, अगर बाबा रामदेव की जगह कोई, मान लो मैं हूं, मैं अगर बोल देता कि ये मेडिसिन है, ये काम किया, कोई इस पर बहस नहीं छिड़ती। क्यों, क्योंकि बाबा रामदेव ने बोला, वो फेमस है, और इस चीज में, फील्ड में वो ऐसी इस चीजों से रिलेटेड भी। ऐसे ही जब चारवाक ने बोला, इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया, तो बाकी लोगों के दिमाग में ये गया कि यार इसने इन्फेरेंस को रिफ्यूट कर दिया, हमने तो माना है, तो फिर हमारी बात को कौन सही मानेगा। तो बेसिकली जब चारवाक ने रिफ्यूटेशन किया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिफ्यूटेशन एंड जस्टिफिकेशन, खंडन मंडन, आप मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लीजिएगा, खंडन मंडन। आपको किसी ने, अगर आपको चारवाक ने इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया है, तो पहले आपको चारवाक के थॉट्स को रिफ्यूट करना पड़ेगा कि उसने गलत बोला है, फिर आप अपनी बात को जस्टिफाई कर पाओगे। तो इसलिए इंडियन फिलॉसफी में काफी रिच इसका वो हो गया, जो डेवलपमेंट हुआ ना, काफी रैशनल हुआ। इसके बाद जितने लोगों ने बोली, रैशनल बातें बोली, लोग ये नहीं बोल सकते कि चारवाक बेवकूफ है, चारवाक है, नहीं भाई। अगर उसने रिफ्यूट किया, आप बताओ कि क्यों गलत है वो, पहले ये बताओ क्यों गलत है, और फिर खुद को सही साबित करो। इस वजह से जो चारवाक है, चारवाक फिलोसफर्स हैव सेव्ड इंडियन फिलोसफी फ्रॉम डॉगमेटिज्म, इसलिए इंडियन फिलोसफी जो डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ। ओके, इज इट क्लियर। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस। देखिए ये इसी साल का क्वेश्चन है जो आपके सामने है, 15 मार्क्स का है। ओके, सो इसी साल का 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, अभी आप खुद इनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये, what is wrong according to Charvakas with the following argument? All men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal। अब इसका आंसर आपको लिखना है। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आप उस बेसिस पे लिखोगे, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, व्याप्ति के बेसिस पे। आप अगर इसको देखो, आपको देखो इसमें ना, इसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। ये क्या है आपकी व्याप्ति, ये है यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बोला था ना, व्याप्ति यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से लिखो, तो इस तरह से लिख सकते हो, सॉक्रेटिस इज ए मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल, therefore Socrates is mortal।
अब आपको याद आ रहा है वो स्टेटमेंट, देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द माउंटेन। अगर आप उससे इसको कंपेयर करोगे तो आप अगर ये सेकंड पॉइंट देख रहे हो इसका, ऑल मैन आर मॉर्टल, दिस इज ए व्याप्ति, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो चारवाक के हिसाब से आप कैसे कह सकते हो कि सारे मैन मॉर्टल हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कोई मैन हो वो इमोर्टल हो, वरदान प्राप्त हो किसी को इमोर्टलिटी। आप सारे मैन्स को परस्यू कर सकते, जितने मैन है, मैन्स क्या सारे मैन जो है क्या उनको परस्यू कर सकते हो? कैन यू परस्यू ऑल दी मैन इन दिस वर्ल्ड? नो। तो इसका मतलब जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये व्याप्ति अनप्रूव्ड है। और जब व्याप्ति अनप्रूव्ड हो गई तो आप कैसे कह सकते हो कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल? क्लियर है बात आपको? वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर से कंपेयर करके यू हैव टू राइट द आंसर। तो आंसर कैसे लिखोगे? 15 नंबर का पहले लाइन में लिखोगे, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ओके, उसके बाद हेतु एंड साध्य के बीच में रिलेशन होता है व्याप्ति। यहाँ पे व्याप्ति वाला स्टेटमेंट कौन सा? ऑल मैन आर मॉर्टल, हम सारे मैन को परसीव नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और अगर सेकंड वाला गलत हो गया तो आप फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे थर्ड वाले को आप इन्फर नहीं कर सकते। सो दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू चारवाक। 15 नंबर का क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। ओके, इज इट क्लियर? लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में, आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, मैं चेक करूंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में लिखिएगा, नहीं तो आप को समझ आ गया आप खुद से लिखिएगा। ठीक है, ये देखिए इसी साल का 2019 का ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये 10 नंबर का है। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन है 10 नंबर। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है तो बाद में पढ़ेंगे। आर दी चारवाकास कंसिस्टेंट व्हेन दे होल्ड दैट इन्फेरेंस इज नॉट ए सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज? नहीं है भाई कंसिस्टेंट, अभी अभी पढ़ाया है। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट बट दे हैव फेल्ड, दे हैव कंप्लीटली फेल्ड इन रिफ्यूटिंग द इन्फेरेंस। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म ने बोला है प्रॉब्लम से, जैना ने बोला है प्रॉब्लम से, न्याय ने बोला है प्रॉब्लम से, बुद्धा और अद्वैत वेदांति ने बोला है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी अभी जो आपको पढ़ाया मैंने वहीं से एक एक दो पॉइंट इनके लिखने और फाइनली लिखना है जो कंक्लूजन अभी आपको समझाया मैंने चारवाक में। अगर आप देखो तो ये वाला कंक्लूजन। ठीक है, दिस इज कंक्लूजन, और ये सब लास्ट में लिखनी है। ठीक है, ओके, तो कर लोगे क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम है, ये पिछले साल था, 2018 का क्वेश्चन है या 17 का है। ये पिछले 3 साल के क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, 17 से लेके 19 तक के। Is Charvak rejection of inference acceptable to other systems of philosophy? No. If not, why? क्यों नहीं है भाई? जैना का लिख दो, बुद्धा का लिख दो, जो अभी अभी बताया। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे 10 का था या 15 का। डू यू थिंक द व्यूज ऑफ अदर सिस्टम टू बी जस्टिफाइड? क्या अदर सिस्टम्स के व्यूज जस्टिफाइड है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यस, बाकी सिस्टम के व्यूज जस्टिफाइड है क्योंकि चारवाक ने इन्फेरेंस की हेल्प ली है रिफ्यूट करने के लिए। ओके, सो दिस इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया कैसे इन्फेरेंस को रिफ्यूट किया है। तो देखो कोचिंग्स वाले ये चीज पढ़ाते नहीं है, इसको स्किप कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी चारवाक्स व्यू ऑन व्याप्ति? चारवाक ने व्याप्ति पे क्या बोला है? रिफ्यूट किया दिया है। कैसे रिफ्यूट किया? डिटेल में आपको पढ़ाया मैंने, डिटेल में पढ़ाया ना व्याप्ति को कैसे रिफ्यूट किया है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर वाले को। ठीक है, यूनिवर्सलिटी आप 6 तरीके से रिफ्यूट किया है ना, आप लिख देना 6 तरीके से रिफ्यूट किया एक एक लाइन में। कैन दिस व्यू बी एक्सेप्टेबल टू द न्यायिकाज? नो, न्यायिकाज ने तो व्याप्ति को माना है, और न्यायिकाज ने किस बेसिस पे व्याप्ति को प्रूव किया है? सामान्य लक्षण परसेप्शन के बेसिस पे। हो गया आंसर आपका 15 नंबर का। पहले चारवाक का लिख दो 6 तरीके से जो रिफ्यूट किया है, फिर न्याय का लिख दो सामान्य लक्षण परसेप्शन के बेसिस। न्याय का अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे इसका आंसर हो जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप लिख दोगे यू विल गेट 12 to 13 मार्क्स। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस सोल इज नथिंग बट कॉन्शियस बॉडी। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी मेटाफिजिक्स नहीं पढ़ी है चारवाक की, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे तब ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चारवाक के हिसाब से सोल कुछ नहीं होता, कॉन्शियस बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी इज इटसेल्फ सोल। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इसको देहात्मवाद कहते हैं, देहात्मवाद थियरी है। जब चारवाक की मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे तो ये भी समझ आ जाएगी। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन या तो इन्फेरेंस से रिलेटेड आता है या फिर सोल से रिलेटेड आता है, क्योंकि चारवाक एक अकेला फिलोसफर है जिसने इसको भी रिफ्यूट किया और सोल को भी किया, बाकी सबने माना है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये 4 वाक्य क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, आप पुराना आप 4 वाक्य का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप यू विल बी एबल टू आंसर इट। ठीक है, और मेटाफिजिक्स होने के बाद तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और देखिए फिलोसफी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन, अब तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिया, आपको एकदम कंफर्ट, मतलब आपका कंफर्ट लेवल बहुत हाई हो गया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ओके, वी विल मीट वेरी सून।